इस साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो न तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में थी और न ही इंडिया गठबंधन, लेकिन फिर भी जोश और जश्न में कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही थी। कारण यह था कि नतीजे बीजेपी के लिए सबक थे और कांग्रेस के लिए संभावना। कांग्रेस की सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 52 से बढ़कर 99 हो गई थी, यानी लगभग 2 गुना। तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस फिर से मजबूती की तरफ बढ़ चली है। लेकिन 4 जून के उत्साहित पलों के बाद से ये पार्टी खुशियों के अकाल में जी रही है। जून के बाद से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है। जिन राज्यों में इंडिया अलायंस ने बाजी मारी, वहां कांग्रेस नहीं बल्कि रीजनल पार्टीज के हाथों में कमान थी। बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ने वाली कहानी फिर दोहरा रही है और अब इंडिया अलायंस के साथी भी आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस को खुलकर कमजोर कड़ी बता रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए करेंगे विश्लेषण कि कैसे हार की मार से घट रही है कांग्रेस की धार और क्या हो सकता है इसका उपाय। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उन सब में कांग्रेस के वोट शेयर और सीटों की संख्या में कमी आई। आपको एक मैप के जरिए आंकड़े दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा में कांग्रेस का वोट शेयर 44% था और 42 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में वोट शेयर गिरकर 39% पर आ गया और सीटें भी घटकर 37 रह गईं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में वोट शेयर 19% से घटकर 12% पर आ गया, झारखंड में 19 से घटकर 16%, महाराष्ट्र में 17 से घटकर 12%। 2 राज्यों झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत हुई, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ भी उनका वोट शेयर घटा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस लोकसभा के मोमेंटम को क्यों खोती जा रही है। देखिए, एक तो क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी का सीट शेयर बढ़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें मेजरली जो कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई थी 52 से लेकर के 99 सीटों तक, ये पूरी की पूरी 47 सीट्स जो बढ़ी थी, ये बीजेपी के खिलाफ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में बढ़ी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हुए थे, उसमें से सिर्फ 8% सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, सिर्फ 15 सीटों पे जीती थी 190 में से। ये 2024 में 262 हो गई, जहां पर कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी 15 से 62 पर पहुंच गई, यानी 47 सीट्स की लीड जो है वो भाजपा के खिलाफ आई थी। अब इसमें कुछ न कुछ हेल्प जो है अलायंस पार्टनर्स का था, क्योंकि कांग्रेस की सीटें बड़ी कहां थी, आपको उत्तर प्रदेश में बढ़ी, कुछ न कुछ अलायंस का भी इसमें रोल था। चुनाव के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जहां री इन्वेंट नहीं किया, वहीं भाजपा ने री इन्वेंट कर लिया। तो भाजपा जो प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ा करती थी, वो अब हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट, और कांग्रेस जिसको लोकल कॉन्टेस्ट का फायदा मिला, प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की सीधी कड़ी बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। यानी जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी सीधे आमने सामने की लड़ाई में है, उनमें कांग्रेस साफ साफ पिछड़ रही है। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच जो चुनाव हुए, उनमें आमने सामने की जंग में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 41% था और कांग्रेस का 33%। 2019 से 24 के बीच जो चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी के आधे से भी कम रहा। बीजेपी 46% पर थी और कांग्रेस 22% पर। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के 1/3 पर आ गया है। बीजेपी 60% पर है और कांग्रेस सिर्फ 20% के स्ट्राइक रेट पर। और कुछ ऐसी ही कहानी उपचुनाव की भी है। जून के बाद से देश भर में 48 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। इनमें से 24 सीटों पर कांग्रेस महत्वपूर्ण थी, जिनमें से 13 सीटें उसके पास थीं, लेकिन अब सिर्फ 7 बची हैं। वो राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी रैलीज कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रैलीज कर रही हैं, हुडा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उनकी गलत साबित हो गई। दूसरा, जो भी नैरेटिव था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा का तो नैरेटिव नहीं था ना। नैरेटिव लार्जली था कि भाई अगर भाजपा आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अब तो ये दलित समाज और ओबीसी समाज को भी दिख रहा है कि भाई एनडीए के पास नंबर ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रिजर्वेशन खत्म कहाँ से कर सकती है। तो जो चीज
पॉसिबल ही नहीं है उसको आप अब नैरेटिव अपना कैसे बना सकते हैं? और जो आप ये अदानी अंबानी की स्टोरी लोगों को समझाना चाह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि अगर पहले तो वो आरोप साबित नहीं हुए और अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कांग्रेस पार्टी, तो इससे मेरे और आपके यानी आम आदमी के जीवन पे क्या असर पड़ता है, ये कांग्रेस पार्टी समझा नहीं पा रही लोगों को। भाई अगर अदानी और मोदी का नेक्सस है तो उससे आम आदमी के लाइफ में क्या नुकसान हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये पूरी की पूरी स्टोरी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हाइपर लोकल चुनाव को वो नेशनल इश्यूज पे लड़ रहे हैं और जो मुद्दे अब रेलेवेंट नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज या फिर कास्ट सेंसस का भी मुद्दा, कास्ट सेंसस का मुद्दा जब आप लेकर के जा रहे हैं और आपके पास आज के डेट में भी ओबीसी का कोई बड़ा लीडर नहीं है। हरियाणा में कौन ओबीसी का लीडर था? आपका महाराष्ट्र में आपके टॉप लीडर्स ओबीसी के हैं क्या? तो ये सब जो इनकंसिस्टेंसीज है उसकी वजह से इनको सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की खराब हालत की वजह से इंडिया गठबंधन के समीकरण अब बिगड़ने लगे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरी दबंगई वाले स्वर में मीडिया से मुखातिब होते हुए पूछा कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को लगातार हराया है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में चुनाव हारने के सिवा क्या किया है? इसके पहले हरियाणा में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे कह दिया था कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह की सीधी लड़ाई में कांग्रेस ने विपक्ष को कमजोर किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली और पूरी एमवीए 49 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद घटक दलों के बीच ये सुर उठने लगे कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के बजाय उस पर सबसे बड़ी बोझ बन गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को लेकर अपनी बेचैनी जाहिर कर दी है। आंकड़े इन चिंताओं को और स्पष्ट करते हैं। एक और जहां राज्य में एनडीए के विधायकों में बीजेपी का हिस्सा 75% है, वहीं इंडिया अलायंस के कुल विधायकों में कांग्रेस का हिस्सा सिर्फ 40% है। नंबर्स में बात करें तो 2108 एनडीए विधायकों में से 1593 बीजेपी के हैं, 1631 इंडिया विधायकों में से सिर्फ 666 कांग्रेस के हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव के टाइम भी देखें तो इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस को लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हाँ, 2024 के चुनाव के बाद क्या हो गया, क्योंकि कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा रहा, लगभग दुगनी सीटें हो गई और एलओपी पोजीशन मिल गई कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस एक नेचुरल लीडर के रूप में उभरने लगी। अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, अब महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 75 सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ भाजपा और कांग्रेस में, जहां 65 और 10 हो गया। जो आप बताना चाह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज तो हरा रही हैं, झारखंड में भी हरा रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हराया, बट कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पा रही। तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर रही थी इंडिया ब्लॉक की, अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ गया। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी राह चल रही है। इंडिया ब्लॉक का भविष्य खतरे में नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक एक खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें जो भी रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के कमजोर होने से ही उनका ग्रोथ हुआ है। टीएमसी कांग्रेस से ही निकली है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पतन से ही हिंदी बेल्ट में बढ़ी है। तो उनका एक नेचुरल एक ऑब्जेक्टिव है कि कांग्रेस मजबूत ना हो। ये कांग्रेस मजबूत होगी और इन राज्यों में अगर मजबूत हो गई तो इन रीजनल पार्टीज के कॉस्ट पे होगी। ये जो अलायंस है ये नेगेटिव कॉनोटेशन का अलायंस है, ये एंटी बीजेपी स्टांस जो है अलायंस का, उसकी वजह से ये सब लोग जो हैं वो एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो उस लिहाज से अलायंस तो चलेगा, लेकिन की राज्यों में अलायंस नहीं होगा। यानी जब बंगाल का चुनाव होगा तो अलायंस नहीं होगा टीएमसी कांग्रेस के बीच में, सपा और कांग्रेस के बीच में भी अलायंस होगा कि नहीं क्वेश्चन मार्क है। पंजाब में अलायंस नहीं होगा, लेकिन लीडरशिप जो है, अगर कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हारती जाएगी अगर क्षेत्रीय दल जीतेंगे, तो वो लोग अब लीडरशिप के ऊपर क्लेम करेंगे इंडिया ब्लॉक की।
अब बात आती है नैरेटिव की। कांग्रेस ने लोकसभा में संविधान और जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया, वहां काफी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनावों में संगठन के मजबूत ढांचे की मदद से स्थानीय ठोस नैरेटिव गढ़ने में कांग्रेस नाकाम रही। दोनों राज्यों में पार्टी ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय मसलों जैसे संविधान बचाओ और जातीय जनगणना को बहुत ज्यादा उठाया और ये रणनीतियां राज्यों के मुकाबलों में औंधे मुंह गिरी। राहुल के प्रचार का नजरिया भी कांग्रेस का जुड़ाव न होने को दर्शाता है। उनका एकमात्र फोकस पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए अडानी विवाद होता है, जिससे सहयोगी दल और मतदाता दोनों छिटक जाते हैं। शरद पवार ने उनकी रणनीति के साथ अपनी असहजता दिखाई है। रेवंत रेड्डी और अशोक गहलोत जैसे कांग्रेसी नेताओं के गौतम अडानी के साथ सार्वजनिक जुड़ाव से भी ये मामला जटिल हो जाता है। ऐसे में समाधान क्या है? पार्टी रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। अगर कांग्रेस किसी भी और दल का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इतने चुनाव हारता तो कब का निकाल दिया होता। अगर इंडिया टुडे में कोई अगर मैनेजमेंट के टॉप पद पे है और 80% टाइम फेल हो रहा है तो वो तो 8 साल पहले ही निकाल दिया गया हो शायद। करेक्ट। तो कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। लोगों को वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कल्चर ऊपर से फ्लो होता है। भाई अगर टॉप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो नीचे वाला कैसे लेगा? करेक्ट। एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मान लेते हैं इंडिया टुडे एक ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे ना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। एसोसिएट एडिटर, व्हाटएवर, सीनियर एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, एक स्ट्रक्चर होता है। आज भाजपा में 15 या 16 वाइस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस में 0 है। और ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के लिए वो पद बनाया गया था। राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद से ये पद खाली है। तो आप होता क्या है, जब आप पावर से बाहर हैं तो आपके पास रोल्स और नहीं होते हैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप संगठन में भी रोल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। आप संगठन का भी जो पावर है उसको भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। यानी जो गांधी परिवार ने जो कंट्रोल बना के रखा है, करेक्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, लीडर्स अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो छोड़ छोड़ के और पार्टी में जा रहे हैं। तो संगठनात्मक चेंज में सबसे पहले आपको रोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, लीडर्स को अकोमोडेट करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। आज अगर आपने 10 वाइस प्रेसिडेंट बना दिए तो 10 बड़े लोग तो एडजस्ट हो गए ना, वो शायद दूसरी पार्टियों में ना जाएं और उनको कुछ ना कुछ रोल्स। जब आप लीडर को रोल देते हैं तो एक समाज को भी आप रोल दे रहे हैं, उसके फॉलोअर्स को एक मैसेज जाता है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के बंदे को ये एक बड़ा पद दिया है। करेक्ट। तो ये सारी चेंजेस जो है वो करने को तैयार नहीं है, कर ही नहीं रहे वो लोग। तो जब तक आप जो लोग हार रहे हैं या जिनकी लीडरशिप में हार रहे हैं आप उनको चेंज ना करें। आप इनके एआईसीसी इंचार्ज देख लीजिए राज्यों के, हर राज्य जो हार रहा है एआईसीसी इंचार्ज, उसको बार बार एआईसीसी इंचार्ज किसी और राज्य का और इन इंपॉर्टेंट राज्यों का बना दिया जा रहा है, जिसके पास ना उस समाज का वोट है ना उसके पास खुद का वोट है। तो जब वो लीडर ही करिस्मेटिक नहीं है तो वो कैसे संगठन में मजबूती लाएगा या वोट ला सकता है अपने कैंडिडेट्स के लिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस को अपनी खोई चमक पाने के लिए फिर से अपने बुनियादी उसूलों पर लौटना होगा। उसे जमीनी स्तर पर मौजूदगी मजबूत करने, सांगठनिक ढांचे को खंगालने और जवाबदेही तय करने और ऐसे नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है जो महज प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर केंद्रित ना हो। बूथ लेवल के काम को कारगर तरीके से अंजाम देने, खासतौर पर बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में उसकी नाकामी भी हमेशा का मसला रही है। राज्यों के चुनाव में स्थानीय मसलों और मतदाताओं के साथ सीधे जुड़ाव की जरूरत होती है, जहां ऊपरी अभियान काम नहीं कर पाते। कांग्रेस के लिए अब अगली बड़ी चुनौती दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर और 2023 में रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी चुनौतियों की पहचान की और राजनीतिक उपायों को तय किया। मकसद सिर्फ लोगों को हटाना नहीं बल्कि जवाबदेही तय करना, युवा नेताओं के लिए जगह तैयार करना और ज़मीनी इकाइयों को सशक्त बनाते हुए उन्हें ज़्यादा फैसले लेने का अधिकार देना है। कांग्रेस की लगातार कमज़ोर होती हालत पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।